गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th का ज्योग्राफी का फर्स्ट बुक का, है ना, चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यू, जिसका चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो बच्चों, आज जो है ज्योग्राफी का एक एक करके आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलेगा, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। ये फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, है ना, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो उस बुक का जो है पहला चैप्टर है, जिसके जो एक तरह से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मानव भूगोल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए बिना देरी किए जो है सो हम लोग इस चैप्टर का एक एक करके क्वेश्चन जो है सो अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है ना। भूगोल का जनक, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क में रेडजेल, ख में अरस्तु, ग में इरोटास्थनीज और घ में फेब्रे। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ग, इरेटोस्थनीज है भूगोल के जनक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है ना। ज्योग्राफी, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, भूगोल। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन में दिया हुआ है फेब्रे, इरेटोस्थनीज, अरस्तु या रेडजेल। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख, इरेटोस्थनीज ने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उसे भूगोल का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें इस तरह से भी कभी पूछता है ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। गढ़ा मतलब उसका प्रयोग किया है, तो उसका भी आंसर हमारा क्या होगा, ख यानी कि इरेटोस्थनीज होगा। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके पूछता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। 3 में कहता है कि भूगोल की प्रमुख शाखा है ना। भूगोल की प्रमुख शाखा है। ऑप्शन दिया हुआ है भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑफिशियली इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन ग, है ना, क और ख दोनों, यानी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। कहता है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भूगोल का जनक तो अरेटोस्थनीज है, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पर। अब भूगोल की दो प्रमुख शाखा, एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। ठीक है। और हम लोग को क्लास 12th में जो पढ़ना है, हमारा जो फर्स्ट बुक है, वो कौन सा शाखा को पढ़ना है, मानव भूगोल को पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर चैप्टर का नाम भी देख सकते हैं आप, हमारा क्या लिखा हुआ है, मानव भूगोल। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन गया कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रेबो, टॉलमी, हैकेल या फेडरिक रेडजेल। ठीक है ना। तो मानव भूगोल का जो जनक है उसे कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल, है ना। कई बार ऐसे लिखा आता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रेडरिक रेडजेल ही लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलेंगे। 5 में कहता है कि 1882 में प्रकाशित एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है पुस्तक जो है उस वो किसने लिखा है। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, क में कुमारी एलन सैम्पल, ख में फेडरिक रेडजेल, ग में दिया विडाल डी लाब्लास और घ में दिया चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख। ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल ने ही क्या किया है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है, उन्होंने ही लिखा है। प्रश्न नंबर 6 कहता है फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम बताइए, है ना। इसके जो शिष्या है वो कौन है। शिष्य जो मेल होते हैं उसे शिष्य कहते हैं, जो फीमेल होती है उसे शिष्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है विडाल डी लाब्लास, टॉलमी, कुमारी एलन सैम्पल और चार्ल्स डार्विन। आई होप कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा। अगर शिष्या समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ गया होगा, है ना। एक महिला यानी कह सकते हैं छात्र, जिसका नाम क्या है, कुमारी एलन सैम्पल। ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम क्या है, कुमारी एलन सैम्पल। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। कहता है जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। जियोग्राफिया जेनरालिस के लेखक कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है सैम्पुल, यहाँ सैम्पुल लिखा हुआ, सैंपल होगा, ठीक है, वारेनियस, रेडजेल या डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख, वारेनियस इसके लेखक है, किसके, जियोग्राफिया जेनरालिस के। ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे आज क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस चैप्टर का, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन, इसका 90% क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, अब तक के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 में कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी।
ऑप्शन दिया हुआ है कुमारी एलन सेम्पल, चार्ल्स डार्विन, विडाल डी लाब्लास या फ्रेडरिक रेडजेल। तो अगर बात करें ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज नामक पुस्तक, तो उसको लिखा है किसने? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलेंगे। 9 कहता है नियतिवाद, जिसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं, के विचारक कौन थे? नियतिवाद का विचारधारा देने वाले कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर आपका रेडजेल, ख में है हम्बोल्ट, ग में है रीटर और घ में इनमें से सभी। तो अगर विचारक की बात करें तो, लेकिन ये विचार देने वाले कौन है? नियतिवाद का या निश्चयवाद का विचार देने वाले कौन है? तो रेडजेल है। कौन है? रेडजेल है। लेकिन इसके विचार को समर्थन देने वाले, इसी विचार को कहते हैं ना कि सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे? तो हम्बोल्ट भी थे, रीटर भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, है ना, जो नियतिवाद के विचारधारा को सपोर्ट किया, उसके विचार को अपनाया। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। ठीक है, नियतिवाद विचारधारा क्या है? यानी कि जैसे आरंभिक मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते थे, है ना, प्रकृति द्वारा क्या होते थे? नियंत्रित होते थे। प्रकृति जैसा चाहते थे वैसा मनुष्य को ढालते थे, यानी कि मानव जो है प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो इसका मतलब ये होगा कि मनुष्य जो है वो किसका दास बन गया? प्रकृति का दास बन गया। नियतिवाद विचारधारा यही कहता है कि मनुष्य क्या होता है? प्रकृति का दास होता है। ठीक है, तो नियतिवाद के विचारक कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। मुख्य रूप से किसका आता है नाम? रेडजेल का। कई बार अगर हम्बोल्ट, रीटर का नाम ना आए और अनदर किसी पर्सन का नाम आए, तो वहाँ पे रेडजेल को क्या करेंगे आप? टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलेंगे। 10 में कहता है संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? ऑप्शन दिया हुआ है विडाल डी लाब्लास, ख में दिया हुआ है यहाँ पे लुसियन फेब्रे, ग में दिया हुआ है फ्रांसिस बेकन और घ में दिया हुआ है जीन ब्रून्स। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ख, लुसियन फेब्रे। देखिए, संभववाद जो एक, ये भी एक विचारधारा है, ठीक है ना, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति को लेके चलें, तो मानव भूगोल की प्रकृति में हम लोग का अध्ययन क्या करना होता है? ये मानव भूगोल में अध्ययन क्या करना होता है? पर्यावरण और मानव के बीच के जो अंतर संबंध हैं, एक दूसरे के बीच का जो संबंध है, उसी का अध्ययन किया जाता है किसमें? मानव भूगोल में। और शुरुआत में अगर देखें तो मानव और पर्यावरण के बीच यानी प्रकृति का जो संबंध था, उसमें क्या था कि प्रकृति कह सकते हैं सर्वशक्तिमान थी, है ना, मनुष्यों को मजबूर कर देते थे अपने अनुसार ढालने के लिए। ठीक है, इसीलिए शुरुआती जो विचारधारा था उसका नाम दिया गया निश्चयवाद या फिर नियतिवाद विचारधारा। लेकिन जैसे समय के साथ साथ मानव का विकास हुआ, ज्ञान बढ़ी, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो मानव जो है वो एक प्राकृतिक शक्तियों को, है ना, प्राकृतिक नियमों को समझना शुरू किया, और समझने के बाद वो प्रकृति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और प्रकृति को प्रभावित कर वो अपना क्या किया? विकास करना शुरू किया। तो प्रकृति को प्रभावित करना, उसको कंट्रोल करना संभव हो गया। इसलिए नियतिवाद के विचार जो विचारधारा आता है वो होता है संभववाद। संभववाद में क्या हो गया कि अब मनुष्य जो है वो सर्वोपरि हो गया और प्रकृति जो है उसके अधीन हो गया, यानी कि प्रकृति में वो छेड़छाड़ मनुष्य जो है कर सकता है, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए नाम क्या दिया गया इस विचारधारा का? संभववाद विचारधारा का नाम दिया गया। दरअसल संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी विद्वान ने किया था, जिसका नाम क्या है? लुसियन फेब्रे। अगर पूछा जाए संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ भी आएगा लुसियन फेब्रे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से अनदर एक बन सकता है, संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो लुसियन फेब्रे ने ही किया है। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए, नियतिवाद और संभववाद, इन दोनों विचारधारा के बाद एक और नया विचारधारा आता है जिसका नाम होता है नवनिश्चयवाद। अगर आप देखें यहाँ पर तो पूरे भूगोल के फर्स्ट बुक में अगर देखें चैप्टर नंबर 1 में, तो मानव भूगोल से संबंधित जो उसकी प्रकृति से संबंधित जो है वो 3 विचारधारा दिया गया है। एक है नियतिवाद जिसको हम निश्चयवाद भी कहते हैं, दूसरा संभववाद, और तीसरा जो है वो है नवनिश्चयवाद। तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन दिया है रेडजेल, ग्रिफिथ टेलर, हम्बोल्ट या ब्लास। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, ग्रिफिथ टेलर। देखिए, इसमें ये कहा गया, अगर मैं कहूँ संभववाद में तो सर्वशक्तिमान मनुष्य हो गया, प्रकृति थोड़ी उससे कमजोर होगी क्योंकि अब मनुष्य नियंत्रित होती है वो। अब यहाँ पे विचार क्या बन गया? नियतिवाद में मैंने क्या बताया था कि मानव प्रकृति की दास है, लेकिन संभववाद में क्या हो गया? अब प्रकृति मानव की दास हो गई। ठीक है, लेकिन नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे, जो समर्थक थे, जो विचारक थे, उनका मानना है
कि न तो मानव प्रकृति का दास है न प्रकृति मानव की दास है। ठीक है, मानव को एक मौका मिला है, अवसर मिला है प्रकृति का भरपूर उपयोग करके। एक्स्ट्रा दोहन नहीं करना, उसको अत्यधिक दोहन नहीं करना है। जितना हो सके संभव आप प्रकृति से संसाधन प्राप्त करके अपना विकास कर सके। ऐसा ना हो कि विकास के चक्कर में प्रकृति का इतना दोहन हो जाए कि प्रकृति फिर आपको क्या करे, नियंत्रित कर दे। ठीक है, तो एक विचारधारा में कहा गया है, नवनिश्चयवाद विचारधारा में, कि आप प्रकृति से जितना जरूरत अवसर मिला है आप उन प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर अपना क्या करें, विकास करें। उनका दोहन, उसका मालिक बनने की जरूरत न करें। ठीक है, तो ये एक नया विचारधारा आया जिसका नाम रखा गया नवनिश्चयवाद विचारधारा। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए, ग्रिफिथ टेलर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आता है। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलेंगे। 12 कहता है रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कितने विचारधारा बताया, 3, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है निश्चयवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा, नवनिश्चयवाद विचारधारा और एक है व्यवहारवादी विचारधारा। तो रुको और जाओ शब्द का संबंध जो है वो किस विचारधारा से है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, नवनिश्चयवाद विचारधारा से। मैंने बताया था कि आप संसार में आए हैं, अब मानव हैं, तो आप संसार में रुको, संसाधनों का इस्तेमाल करो, जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल करो और फिर यहाँ से जाओ। ठीक है, तो रुको और जाओ शब्द यानी रुको और जाओ विचारधारा किसे हम कह सकते हैं, नवनिश्चयवाद विचारधारा को ही कहते हैं। ठीक है ना। अगर नवनिश्चयवाद की जगह पर लिखा आ जाए कि रुको और जाओ विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं यानी कि उसके उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन या अन्वेषण एवं वर्णन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सा, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, क्रांति से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न नंबर 14 कहता है किसने कहा मानव प्रकृति की दास है। ध्यान से समझिएगा, दास कौन बन रहा है यहाँ पर, प्रकृति बन रही है, और सर्वोपरि कौन है, यहाँ पे मानव है। तो मानव सर्वोपरि जो है किस विचारधारा में होता है, ध्यान से बताइए आप लोग, संभववाद विचारधारा में। और संभववाद विचारधारा में उसके जो प्रवर्तक है वो कौन होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हटिंगटन, अरस्तु, एलन सैम्पल या फिर ब्लास। ये अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर विचारधारा का जो मैंने बात किया था, इसमें जो है मानव प्रकृति का दास कौन है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 4 में से देखिए प्रवर्तक का नाम नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार जो प्रवर्तक होते हैं उसका नाम ना देकर उसके समर्थकों का नाम दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जल्दी ऐसा होता नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें नाम किसका आना चाहिए था, लूसियन फेवरे का नाम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या है, हटिंगटन, अरस्तु, एलन सैम्पल और ब्लास, विडाल डिला ब्लास। तो इसका सही जवाब होगा विडाल डिला ब्लास, ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 को चलेंगे। किसने कहा प्रकृति मानव का दास है। अब प्रकृति जो है, नहीं, क्वेश्चन को जरा सा समझिएगा, मानव प्रकृति का दास है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उल्टा बोल दिया हूँ मैं, थोड़ा समझिएगा, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। यहाँ बोला किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, यानी मानव जो है किसका दास है, प्रकृति का। इसका मतलब सर्वोपरि कौन है, प्रकृति। और प्रकृति अगर सर्वोपरि है ना, प्रकृति अगर सर्वोपरि है तो मानव क्या है, उसका दास है। यानी ये तो नियतिवाद विचारधारा का संबंध आ गया। और नियतिवाद विचारधारा के समर्थक में कौन कौन है, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, है ना, कि नियतिवाद विचारधारा में समर्थक में अब देखें अगर, तो यहाँ रेडजेल है, हमबोल्ट है, रिटर है, लेकिन इन तीनों का नाम जो है सो अभी यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, तीनों का नाम यहाँ पर नहीं आया है ना, तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन इसका सही जवाब होगा, चूंकि रेडजेल की शिष्या कौन होती है, एलन सैम्पल, तो शिष्या है तो विचारधारा से संबंधित होगी, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर घ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न जो है वो कहता है किसने कहा प्रकृति मानव का दास है। अब यहाँ प्रकृति जो है किसका बन गया, मानव का दास, यानी सर्वोपरि के रूप में कौन हो गया, यहाँ पर मानव हो गया। तो मानव जब सर्वोपरि है और प्रकृति को दास बना लेती है, ये किस विचारधारा से संभव है, संभववाद विचारधारा से, है ना। और संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, तो फेबरे, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे 2 डाल दिया है, ऑप्शन 2 क्या है इसका सही जवाब होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलेंगे। कहता है मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? देखिए एक मानव भूगोल का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है। ये परिभाषा जो है किसका है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सैंपल, यहाँ भी सैंपल लिखा है, सैंपल की जगह पर वारेनियर, रेडजेल या डार्विन। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, रेडजेल का ये परिभाषा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 कहता है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? देखिए यहाँ भी मानव भूगोल का एक डेफिनेशन दिया गया है, लेकिन यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रीटर, रेडजेल, कुमारी, एलन सैंपल या फिर टेलर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लगातार आपको क्या मिल गया? 2 डेफिनेशन मिल गया भूगोल का। अब तो पूरा डेफिनेशन तो याद रहेगा नहीं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखिएगा अगर आप क्वेश्चन में मानव भूगोल की परिभाषा अगर कोई दिया हो तो उसमें देखिएगा संश्लेषित अगर शब्द आता है, संश्लेषित, तो आप समझ लीजिए रेडजेल ने दिया है। और अगर डेफिनेशन में क्रियाशील मानव लिखा हुआ आता है, क्या? क्रियाशील मानव, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कुमारी एलन सैंपल। ठीक है, जो कौन होती है? उसकी शिष्या होती। उन्होंने मानव भूगोल का परिभाषा एक अलग से, तब देखिए दोनों का अर्थ एक ही निकल कर आता है ना, शब्दों का फर्क होता है, शब्द जो है अलग अलग प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलेंगे तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों के विवरण बिल्कुल है, क्योंकि यात्रियों के द्वारा जो विवरण दिए गए रहते हैं उनमें भौगोलिक की जानकारी दी जाती है कि उत्तर में या पूरब में क्या है वगैरह वगैरह, है ना। चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ के नमूने, प्राचीन मानचित्र और प्राचीन महाकाव्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ के नमूने। अब देखिए भौगोलिक सूचना, पृथ्वी की भौगोलिक सूचना चंद्रमा के चट्टान के पदार्थ के जो नमूने वो तो नहीं दे सकते ना, इसलिए ये भौगोलिक सूचना के स्रोत में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न नंबर 19 कहता है व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा अथवा या कह लो या तथा कह लो सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए जैसा मैंने बताया भूगोल के 2 प्रमुख क्षेत्र है या शाखा है जिसका नाम है मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब मानव भूगोल के भी कई सारे क्या हैं? उपक्षेत्र हैं। कहता है यहाँ पे ऑप्शन में सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल या जीव भूगोल, किसके ये जो सभी भूगोल के उपक्षेत्र हैं ये किसके हैं? तो इसका सही जवाब होगा मानव भूगोल के ही क्या है ये क्षेत्र है। देखिए ये सभी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं और मानव भूगोल भूगोल का क्षेत्र है। तो भूगोल का, है ना, भूगोल का उपक्षेत्र के रूप में कौन आएगा? व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल। ठीक है, तो सही समझ में आ गया आपको, मानव भूगोल में ही ये सभी चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। प्रश्न नंबर 20 में चलेंगे। कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है ना? कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है देखेंगे अगर, कहता है लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल या सैन्य भूगोल। ठीक है, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो उपक्षेत्र में तो ये सभी नाम आ गया। यहाँ पे सामाजिक भूगोल है, आप इसी में क्वेश्चन कभी क्या आएगा? कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भूगोल का क्षेत्र तो होगा मानव और भौतिक भूगोल, लेकिन मानव भूगोल का भी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? उसका उपक्षेत्र कहलाएगा। तो कौन सा भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो अगर आप देखें तो उपक्षेत्र में तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भूगोल पढ़ना है और इसके अंडर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सवाल पूछा गया है सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल जो है वो किसका एक उपक्षेत्र है? तो मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है। तो सवाल यही आ रहा है कि सामाजिक भूगोल के अंतर्गत कौन सा चीज़ नहीं आएगा, ये समझ लो अच्छे से आप। लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल या सैन्य भूगोल। तो इसका सही जवाब होगा सैन्य भूगोल। ये सामाजिक भूगोल का क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि सैन्य भूगोल राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलेंगे। कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा कृषि भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, विपणन भूगोल या उद्योग भूगोल। देखिए आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो इसका होगा ऑप्शन ख, सांस्कृतिक भूगोल, क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल क्या है देखेंगे तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है।
यानी कि क कृषि भूगोल, विपणन भूगोल और उद्योग भूगोल क्या है, ये सब आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलेंगे। कहता है कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है, कौन सा राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो राजनीतिक भूगोल में भी क्या है, कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। तो कौन सा उपक्षेत्र है भाई राजनीतिक भूगोल में। पर्यटन भूगोल बिल्कुल नहीं, ये तो आर्थिक भूगोल का हिस्सा है। सांस्कृतिक भूगोल बिल्कुल नहीं, ये सामाजिक भूगोल का हिस्सा है। चिकित्सा भूगोल ये भी सामाजिक भूगोल का हिस्सा है। यानी कि सैन्य भूगोल ये कौन किसका हिस्सा है, राजनीतिक भूगोल का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण नहीं है। भौतिक लक्षण मतलब प्राकृतिक तत्व, है ना, प्राकृतिक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पर्वत, मैदान, सड़क या पठार। तो इसका सही जवाब होगा क सड़क। ये भौतिक लक्षण बिल्कुल भी नहीं, यानी कि ये मानव के द्वारा बनाया गया ये लक्षण है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया लक्षण नहीं है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण में पर्वत आएगा, मैदान आएगा, पठार आएगा, जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा इस वीडियो में कि 23 क्वेश्चन मैंने एक से बढ़कर एक जो MCQ क्वेश्चन है, जो इस एग्ज़ाम में या हर साल के एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और आने वाला जो एग्ज़ाम है 2024 का एग्ज़ाम जो है, उसमें से भी, उस एग्ज़ाम में भी आपका इसमें से 5-7 क्वेश्चन जरूर भिड़ेगा, इसमें नो डाउट है। तो आप आराम से इस चैप्टर को जो 23 क्वेश्चन है इसको अच्छे से पढ़ लें। आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख करके सुन सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको जो है सो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से आपकी हो सके। तो आज ये चैप्टर हो गया चैप्टर नंबर 1 का MCQ हो गया, बिल्कुल भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो चलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो की ओर, है ना। अगर हमारा चैनल आपको या हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए।